हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम टू मानव इंस्टीट्यूट, जहां पे हम महारिविजन सीरीज का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और बेसिकली यहाँ पर इस लेक्चर में हम आर्टिकल 35 से लेकर 31 तक चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम जो पेड कोर्सेज में पढ़ा था वो फ्री वाले बच्चे भी समझ पाएंगे कि हम लोग क्या उसमें लेके चल रहे हैं। और एक इजी वे से जो हमारे पेड कोर्स को लिए हैं या ना लिए हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियो उनको हेल्प करेगा उनके एग्जाम को क्रैक करने में। मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देखने योग्य है, वो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं जो वनडे एग्जाम की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए डीपीएसपी को स्टार्ट करते हैं। तो डीपीएसपी जैसा कि आपका डीपीएसपी इसको बोलते हैं हिंदी में राज्य के, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ओके, ये आपका फैला हुआ है 36 से लेकर 51 तक। ओके, इसको बोले थे, ये भाग 4 में आपका दिया है। ठीक है, भाग 4 में ये बात आपको दी गई है। और इसके एक एक आर्टिकल को, चूंकि ऑलरेडी हम लोग इसके पहले महारिविजन वीडियो जो आर्टिकल आपका जो पार्ट 1 है महारिविजन का, उसमें हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक देख चुके हैं। एक बार आप जाके इसको देख लीजिए तो आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज ये होता है कि हम डीपीएसपी के जो प्रोविजन है, आर्टिकल है, प्रावधान है, इसको कैसे रटें और कैसे समझें। तो इसमें हम जो इसको तोड़ के समझेंगे इस आर्टिकल को, टोटल आर्टिकल को 3 पार्ट में, है ना। पहली बात, हम इसको 36 प्लस 37 को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे जो बच गए आपका 38 से लेकर 45 तक, मतलब 38 से 45 तक एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो बच गए आपके 46 से लेकर 51 तक, ठीक है, 46 से लेकर 51 तक इन चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है 36 ये क्या कहता है, तो मैंने पहले भी दिन बताया था और महारिविजन वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको आर्टिकल 36 याद करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल 36 नहीं, आपको कोई भी आर्टिकल याद करना है तो या तो आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा या उसको किसी के संग, किसी आर्टिकल के संग रिलेट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 36 को आप रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 12 के संग, क्योंकि इन दोनों में सेम बातें दी गई हैं। इन दोनों में बताया गया है राज्य का मतलब। ओके, उसके संग संग राज्य का एक जगह और जिक्र हुआ है आर्टिकल 152 में, है ना। तो आपसे कोई प्रश्न कर दे कि जो राज्य शब्द है पूरे संविधान में इसका कितने जगह इस्तेमाल हुआ है इस शब्द का, तो 3 जगह, आर्टिकल 36 में, 12 में, 152 में। अब इन तीनों आर्टिकल में मतलब क्या है, राज्य का जो मतलब 12 में है वही मतलब 36 में है, लेकिन 152 में दूसरा अर्थ है। तो ये समझने के लिए कि राज्य का इसका इसमें क्या अर्थ है और इसमें क्या अर्थ है, उससे समझने से पहले कि राज्य का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ये चीज है। अगर राज्य को हम देखने की कोशिश करें तो अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप इसको देखते हैं, तो इसका मतलब होता है, राज्य का मतलब क्या होता है, देश। ओके, देश होता है। उसके संग संग अगर आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, मतलब क्या, राज्य या प्रांत जो आपके इसमें कितने हैं, 28 राज्य हैं। ओके, और इसके बाद अगर इसे पावर के रूप में, शक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है, शक्ति के रूप में अगर देखते हैं, शक्ति मतलब क्या होता है, ये पावर के रूप में अगर देखते हैं तो ये अपने आप में गवर्नमेंट सिद्ध होता है। ठीक है, ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है राज्य मतलब, या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इसके बेसिकली 3 मतलब निकलते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें तो राज्य मतलब होता है देश। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे लिखा रहता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, इसका एस होता है स्टेट्स, और इसकी हिंदी होती है राज्य। तो ये इसका हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी तरीके से यूएसई, ठीक है, ये किसको बोलते हैं, दुबई को, है ना। तो इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमीरात, ई फॉर अमीरात। तो आप समझ गए होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे
राज्य का मतलब देश होता है, राष्ट्रीय स्तर पे प्रांत होता है, और आपका एक पावर या शक्ति के रूप में इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी आपका समझा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका 12 और 36 में इसका क्या मतलब है और 152 में क्या मतलब है। 152 में यहाँ इसका तात्पर्य है प्रांत का, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है राज्य, उसका मतलब है प्रांत, मतलब 28 राज्य। तो जहां पे आर्टिकल 152 आपको दिखता है, इसका मतलब क्या है आपका 28 राज्य। ओके, ये चीज है। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है ये शक्ति से रिलेटेड, कि जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगा, तो 1236 में आपको क्या डिफाइन किया गया है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ओके। ये गवर्नमेंट क्या क्या इंक्लूडेड करेगी, नंबर 1 सेंट्रल लेवल पे क्या इंक्लूड करेगी, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार और संसद। ओके, संसद। उसके संग संग अब गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी होती है, तो राज्य सरकार और राज्य की क्या, विधायिका। ठीक है, विधायिका जो स्टेट लेवल पे आपका क्या बनाती है, कानून बनाती है। इसके संग संग आपका आता है तीसरा स्थानीय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। इसमें क्या आप क्या जाते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत प्लस म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। ओके, म्युनिसिपैलिटीज आप किसमें आ जाते हैं। चौथा आता है अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, जो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और आपको और डिटेलिंग में समझना है तो आप जो हमारा पहला वीडियो है महारिविजन का, आर्टिकल 1 से 35 तक चीजों को देख सकते हैं, वहां पे डिटेलिंग दी गई है। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज 12 में दी गई है वही बात 36 में दी गई है। तो यहाँ पे हम समझ लिए कि इसका मतलब है गवर्नमेंट, जो राज्य शब्द इस्तेमाल हुआ है, और राज्य के अंदर क्या क्या समाहित करते हैं, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 36 है, मतलब ये वाला आर्टिकल क्या है, खत्म होता है। तो आर्टिकल 36 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इससे ज्यादा आर्टिकल 36 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आता है आपका आर्टिकल 37 डीपीएसपी में। ठीक है, आपका आर्टिकल 37 डीपीएसपी में, आर्टिकल 37 आपकी 2 चीज बताती है। एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के महत्व को बताता है ये, कि इसका महत्व क्या है। दूसरा इसके प्रकृति को बताता है ना, इसकी प्रकृति को बताता है। ये चीज है। महत्व मतलब क्या है, कि ये बहुत मौलिक चीज है। जो राज्य मतलब, राज्य का मतलब, या राज्य मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जा रही है। ओके, नीति मतलब उनकी पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी क्या होगी, निर्देशक, निर्देशक तत्व जो उन्हें संविधान दे रहा है ना, जो गाइडलाइन उन्हें क्या दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, देश का संविधान दे रहा है। तो जो देश का संविधान दे रहा है, उस पॉलिसी को कौन मानेगी, गवर्नमेंट मानेगी। इसीलिए इसका नाम पड़ा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके महत्व को आर्टिकल 37 बोलता है कि ये शासन के लिए, ठीक है, शासन के लिए क्या है, बहुत ही मौलिक तत्व है, बहुत ही आधारभूत तत्व है। इस बात को समझिएगा, तत्व है, ये फंडामेंटल राइट खुद में नहीं है, मतलब मौलिक कर्तव्य ये नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी देश चलाने के लिए बहुत मौलिक चीज है। अगर ये नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या देश नहीं चल पाएगा। तो ये उसके महत्वता को बताता है आर्टिकल 37। उसके बाद ये इसकी प्रकृति को भी बताता है। प्रकृति में ये बोलता है कि जो डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये क्या है, न्याय योग्य, न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। मतलब क्या है कि अगर ये चीज सरकार नहीं कर पाती है, संविधान ने जो नीति निर्देशक तत्व गवर्नमेंट को दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो,
अगर वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप उनके वादे को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं, जिस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसको बोलते हैं न्याय योग्य वो नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि समझिए जैसे जॉब वाला मुद्दा आया, तो गवर्नमेंट में लिमिटेड लोग होते हैं, गवर्नमेंट में लिमिटेड लोग होते हैं। ये पूरी इकोनॉमी की थ्योरी, अर्थशास्त्र की थ्योरी, उसके संग संग एक प्रैक्टिकल चीज भी है कि आप सबको रोजगार नहीं दे सकते, ठीक है, ये चीज है। इसके संग संग फूड आया, तो आप एक ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने जॉब नहीं दिया तो हम आपके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जॉब क्रिएट करना, नौकरी पैदा करना कोई मजाक नहीं है। इस पे काफी रिसर्च करने के बाद नौकरियां निकलती हैं। उसके संग संग प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है। अब सारी महिलाओं को, देश की सारी महिलाओं को क्या करना है? सोना पहनना है, तो ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको भारत सरकार नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है देश की सारी महिलाओं के लिए बहुत सस्ते में सोना, तो आप उसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत धरती में लिमिटेड है। इस वजह से उसकी प्राइस क्या है? बहुत हाई है। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल अगर सस्ता नहीं हो पा रहा है तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी वजह से जितने भी चीजें सरकार वादा करती है या कहने को कहती है कि हाँ हम ये देंगे वो देंगे, तो वो चीजें नहीं अगर दे पाती है तो आप उसको लेके कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। इसको बोलते हैं न्याय योग्य, ठीक है। तो न्याय योग्य नहीं होने की वजह से ही ये क्या है? वाद्य योग्य भी, आपका वाद्य योग्य भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ओके। तो आर्टिकल 37 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। 36 राज्य के बारे में बताता है, 37 की महत्व और प्रकृति के बारे में बताता है, ओके। आपको 38 से लेके 45 तक चीजें याद रखने के लिए एक ट्रिक है, स्टोरी है, उसको याद रखना पड़ेगा। स्टोरी ये है कि वी, ठीक है, वी मतलब होता है क्या? हम, है ना। मैं यहाँ हिंदी लिखता चल रहा हूं, हम, लेकिन आप कैसे याद करेंगे? इसको इंग्लिश में याद करेंगे अगर याद करना है तो। वी एल डी सी, एल डी सी का मतलब लोअर डिवीजन कर्मचारी, ठीक है। कर्मचारी को इंग्लिश में अलग तरीके से लिखेंगे, मैंने फिर भी यहाँ पे सी आपको लिखा है क्योंकि सी का कुछ मतलब है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप कैसे याद करेंगे? हम मतलब वी एल डी सी, लोअर डिवीजन के कर्मचारी कहाँ गए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसको पी फॉर प्राइमरी, एच फॉर हेल्थ, सी फॉर क्या? केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। यहां पर हम गए तो यहां पे हमें कौन मिले? वीपी सिंह मिले, ठीक है, वीपी सिंह मिले। ये क्या कर रहे थे? ये वीप कर रहे थे। वीप कर रहे थे मतलब क्या? वीप का मतलब होता है रोना, रो रहे थे, है ना, वीप कर रहे थे। क्यों वीप कर रहे थे? क्योंकि इनकी वाइफ क्या थी? प्रेग्नेंट थी, ठीक है, प्रेग्नेंट थी। तो किसी की वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो वो हंसता है, लेकिन यहाँ पे वीपी सिंह रो रहे हैं, तो प्रेग्नेंट है तो यहाँ हंसने की जगह रो रहे हैं। तो ये क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? आपका मिनिमम वेज, मतलब मिनिमम वेज जो उनकी तनख्वाह है, सिंपल शब्दों में जो उनकी सैलरी है वो क्या है? बहुत कम है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल का जो बिल है वो नहीं उठा सकते, ठीक है, नहीं उठा सकते। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लगभग 38 से लेकर 43 जो आर्टिकल है बहुत आराम से उसको याद कर लेंगे। तो स्टोरी फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि वी, ठीक है, वी लोअर डिवीजन कर्मचारी कहां गए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां पे वीपी सिंह क्या कर रहे थे? वीप कर रहे थे, मतलब रो रहे थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी। तो चूंकि उनके रोने का रीजन प्रेगनेंसी नहीं था, वो ये था कि उनके पास पैसे नहीं थे ताकि वो अपने वाइफ को डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है ये बात करता है 38 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टिकल बात करता है टोटल 39 के बारे में, ये आर्टिकल बात करता है 40 के बारे में, हो ना। ये आर्टिकल आपका बात करता है 41, और ये बात करता है 42 के बारे में, ये बात करता है आपका 43 के बारे में, ठीक है, 43 के बारे में। ये स्टोरी से आप समझ में आ गया आपको।
तो यहाँ पे मैं एक एक को लेके चल रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको लेके चल रहा हूं, पहले वाले को, वी। वी यहाँ पे कौन से आर्टिकल को डील कर रहा है? आर्टिकल 38 को, है ना। तो यहाँ पे पहली बात, वी का मतलब है वेलफेयर। वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, हिंदी में इसको बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, है ना। हमें एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य का मतलब वो पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी वो बनाएगी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बताएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बताएगी, स्कीम बताएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। और वो सारी स्कीम, वो सारी नीतियां किसमें दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो यहाँ पे संविधान ये बोल रहा है कि सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38 बताता है कि आप कैसे बनाएंगे। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी इंसान सामाजिक तौर पे पीछे ना हो, मतलब जात पात ना हो, स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना हो, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ये चीज है। तो आपको ये दूर करना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पे लोग क्या है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। इसके संग संग आपको आर्थिक मोर्चे पर भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि लोगों के पास नौकरियां हो, लोग पैसे से सक्षम हो, ठीक है, और एक लोगों की सोच हो कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। तो वो तभी होगा जब आर्थिक तौर पे वो मजबूत होंगे। उसके संग संग आपको राजनीतिक तौर पे भी लोगों को मजबूत करना है। राजनीतिक तौर पे ये नहीं कि आपको नेता नफाड़ी बनना है, नेता बनना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको राजनीतिक मतलब कि आप अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं। तो अभिव्यक्ति के तौर पे आप कितने अपने आप को फ्रीडम महसूस करते हैं। अभिव्यक्ति के तौर पे आप अपने आप को कितनी आजाद फील करते हैं, ये राजनीति उसकी बात करता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब होता है वेलफेयर, मतलब कल्याणकारी राज्य आपको बनाना है, वेलफेयर स्टेट। तो ये कैसे बनेगा? जब आप लोगों को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे उनको क्या करेंगे? सक्षम करेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब मैं इसको मिटाता हूं। मैं इसके बाद ई की बात करता हूं कि ई का यहां क्या मतलब है। ई का यहां पे मतलब है इक्वालिटी। इक्वालिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं समानता, है ना। तो आर्टिकल 38 इस समानता का क्या बोलता है? ठीक इसका अपोजिट वर्ड, कि लोगों में असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानता नहीं होनी चाहिए मतलब कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कानून के सामने सारे बराबर हैं। तो ये इसकी बात करता है कि गवर्नमेंट को ऐसे ट्राई करना है कि असमानता क्या हो? कम हो, जो है असमानता लोगों के बीच कम हो। यहाँ पे ई उसकी बात करता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका ये चीज प्रिपेयर्ड हो गया होगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 39 पे। आर्टिकल 39 में दिया आपका LDC, मतलब लोअर डिवीजन के कर्मचारी कहाँ गए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। ये कौन से आर्टिकल में डील करता है? इसको बताता है, ये आर्टिकल 39 में बता रहा है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है यहाँ पे लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब जीविका, है ना, जीविका। सरकार को ये व्यवस्था करनी है कि सबकी क्या है? जीविका चलती रहे। यहां डी का मतलब क्या है? यहां पे डी का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब चीजों का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइज का हिंदी क्या होता है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि ऐसा हमें नहीं करना है, जो प्राकृतिक संसाधन है या जो भी है, हमें ये चीज करना है कि वो निचले स्तर तक पहुंचे। अगर कोई सरकार की स्कीम है तो निचले स्तर तक पहुंचे, अगर कोई महिलाओं से रिलेटेड कोई स्कीम है तो वो निचले स्तर तक पहुंचे। इसका ये भी मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई राज्य आगे हो जाए, पता चले कि तमिलनाडु आपका बहुत आगे पहुंच गया और यूपी पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना। इसी तरीके से पता चला कि गुजरात आपका बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन आपका नागालैंड पे कोई ध्यान ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से ध्यान देना है कि हमारे सारे के सारे राज्य एक बराबर तरीके से आगे बढ़े। पता चले कहीं पे आईआईटी खुल गया है किसी राज्य में, आईआईटी क्या
जो आपके इंटर के कॉलेज है, 10+2 के कॉलेज, उसके लिए भी वो राज्य तरस रहा है। वहां पे भी आपकी ढंग से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पे नक्सलाइट लोग रहते हैं। इस तरीके से हमें करना है कि जितने भी संसाधन हैं, उस संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब वो जमीनी स्तर तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। उसके आगे सी फॉर, यहां पे सी का मतलब ये है, ये डिसेंट्रलाइज था, इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड, जमीनी स्तर तक तो चीजें पहुंचनी चाहिए। अब यहां पे सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, जमीनी स्तर तक चीजें पहुंचनी चाहिए, लेकिन केंद्रीकरण का मतलब कहीं पे ये भी नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन किसी एक आदमी के हाथ में ही चल जाए, एकाधिकार हो जाए किसी का, है ना। एकाधिकार नहीं होना चाहिए किसी का, कि पता चले कि अगर आज अनिल अंबानी या आपके मुकेश अंबानी अमीर हैं और वो जियो से काफी पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर पता चले कि वो उससे ही किसी और को प्लेटफॉर्म उस पर ना मिले। तो ठीक है, आपको चाहे कोई भी सेक्टर हो, ऐसा ना हो कि पैसे सिर्फ एक के हाथ में जाएं, या प्राकृतिक संसाधन की जो चीजें हैं एक के हाथ में जाएं। इस बात पे भी ध्यान रखना है। निचले स्तर तक तो पहुंचाएंगे, लेकिन निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कि निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए डिसीजन किसी एक आदमी के हाथ में ही दिया गया हो। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्राइमरी हेल्थ कर्मचारी पे। तो यहाँ पे प्राइमरी मतलब क्या होता है, पे। प्राइमरी मतलब यहाँ पे पी फॉर पे। पे क्या बता रहा है, इक्वल पे फॉर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। मतलब समान कार्य के लिए, ठीक है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ओके, अगर आपने कार्य समान किया है तो उसके लिए आपको जो वेतन है वो भी क्या मिलेगा, सामान्य मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई टीचर मेल है, तो अगर उसको सैलरी 42,000 मिल रही है, तो इसका कहीं ये भी मतलब नहीं है कि अगर वहीं पे कोई फीमेल है तो उसको सैलरी 30,000 मिलेगी, क्योंकि तुम एक महिला हो। ठीक है, तो लिंग के आधार पे कहीं पे भी आपकी सैलरी कम नहीं की जाएगी। लेकिन ये बात हो रही है आपका सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं बॉलीवुड। बॉलीवुड में एक्टर को देखेंगे, अगर कोई मेल एक्टर है तो उसे जो पैसे मिलते हैं डायरेक्टर के थ्रू, वो फीमेल के कंपेयर में काफी ज्यादा मिलते हैं, स्त्री के कंपेयर में काफी उसको ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये चीज जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो जितने भी व्यवस्थाएं करेगा, उस व्यवस्थाओं में जिस ये चीज नहीं होना चाहिए कि आपका सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं ये नहीं समझिएगा कि अगर कोई 8 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे तो आईएएस भी काम करता है सपोज दैट, और 8 घंटे एक चपरासी भी काम करता है, एक वर्कर भी काम करता है, तो दोनों को सैलरी बराबर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिखेंगे। यहाँ पे सामान्य कार्य मतलब, सामान्य कार्य मतलब कि जो केवल आईएएस का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कार्य पूरे आईएएस, कई सारे आईएएस है, ठीक है, सारे आईएएस क्या कर रहे हैं, सामान्य कार्य कर रहे हैं, मतलब प्रशासनिक का काम कर रहे हैं ऊपर स्तर पे, उनके कार्य अलग हैं। तो सारे आईएएस की आपस में सैलरी बराबर होगी। यहाँ पे इसका मतलब ये, अगर ये चपरासी है तो ये चपरासी ये उस लेवल का काम कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी उस लेवल पे होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एच मतलब है हेल्थ, सरकार को लोगों के हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज है। सी फॉर होता है चिल्ड्रन, सरकार को बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर उनके विकास पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 आपका यहीं पे खत्म होता है। अब आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 यहाँ पे लिखा है वीपी सिंह, है ना। आर्टिकल 40 ये बात करता है विलेज पंचायत का, मतलब आपको हिंदी में ग्राम पंचायत, पंचायत है ना, ग्राम पंचायत की बात करता है। ये चीज है कि जमीनी स्तर तक चीजें पहुंचने के लिए, लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए शहर में म्युनिसिपैलिटीज तो हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यवस्थाएं पहुंच सके, उसके लिए क्या हो, ग्राम पंचायत हो। क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा आपके
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे नहीं होते हैं, तो उनकी जरूरतों को ग्रेजुअल हम समझते चलेंगे तो हम उन्हें एक प्रकार से शिक्षित भी करते चलेंगे, और जब उनकी जरूरतें पूरी होंगी तो वो भी मोटिवेट होके एजुकेशन की तरफ ज्यादा कदम रखेंगे। तो इस वजह से ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत गाँव में बने। ठीक है, अब अलग बात है कि इसका इस्तेमाल एक गलत तरीके से किया जाता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से हैं। 40 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आ गया था वीप। ये किसमें दिया गया है आपका वीप, आर्टिकल 41 में। यहां पे डब्लू मतलब क्या है, वर्क। यहां पे सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे, कार्य प्रोवाइड करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने डील कर लिया था कि ये न्याय योग्य नहीं है। तो वर्क प्रोवाइड करे, इसी के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि मनरेगा में लोग काम करते हैं, जहां पे सरकार क्या होता है, आपको 100 दिन की गारंटी देता है कि आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। इसी के संग संग आपको अगर वो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब देते हैं, ताकि ठीक है कार्य आपका भी चलता रहे उनका भी चलता रहे। तो संविदा पे एग्जैक्ट आप देखेंगे तो सरकार का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि उनका घाटा ही होता है, क्योंकि उस हिसाब से सबको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम जो है बहुत लुंज बुंज तरीके से होते हैं, तो बहुत ज्यादा इफिशियंसी या कार्य कुशलता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कंपनियां वो घाटे में चलती हैं, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा बेसिस पे आपको काम देते हैं। यहाँ वर्क मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये टारगेट करेगी कि हम मैक्सिमम कार्य दे सके ताकि लोग रोजगारी जो है हटे। यहाँ ई फॉर होता है एजुकेशन। एजुकेशन आर्टिकल 21 का और 45 वाले को मत समझिएगा, वो दूसरा है। यहाँ पे है प्रौढ़ एजुकेशन, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। वो लोग जो पता चला एग्जैक्ट जब उनको शिक्षा लेनी थी वो शिक्षा नहीं ले पाए, छूट गए। मान लीजिए मैं छूट गया, मैं 26 साल का हो गया, मैं कक्षा 1 से लेकर इंटर तक नहीं पढ़ा, लेकिन 26 साल की उम्र होने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ूं। ऐसे लोगों के लिए जो एक एज खत्म होने के बाद भी शिक्षा पाना चाहते हैं, और उनको शिक्षित करना किसकी जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट की। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो आपने यहां तक देख लिया। अब इसके बाद आगे जो आता है इसमें कि पी फॉर होता है पब्लिक असिस्टेंस। सरकार क्या प्रोवाइड करेगी, पब्लिक असिस्टेंस। इसका मतलब होता है लोक सहायता, लोक सहायता प्रोवाइड करेगी। लोक सहायता कैसे, मतलब कोई बुढ़ा हो गया तो बुढ़े के लिए क्या हो, पेंशन हो। कोई किसी का हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में था, उसकी डेथ हो गई तो उसके लिए विडो पेंशन हो, है ना। ठीक है, विडो पेंशन मैं लिख रहा हूं, पेंशन हो। ओके, एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी हो, है ना, पॉलिसी हो। उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, ये सब सारी चीजें। तो आपको ये क्या करी, सरकार आपको एक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दे रही है कि इन केस ऑफ आप तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपकी एक अर्निंग है, उससे आपका जो बस रोटी कपड़ा मकान उतना ही चल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको छोड़ के भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। आपको बेटी की शादियां करनी होती हैं, आपको बच्चों को एजुकेशन देना होता है, आपको पेंशन चाहिए होता है बुढ़ापे के लिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर बच्चे आपके सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अलग अलग स्कीम लेती आती है। जैसे सुकन्या योजना बच्चियों के लिए कर आए कि उसमें आप पैसे जमा करेंगे तो 18 साल के बाद आप उनके एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इस तरीके की स्कीमें आपको बहुत सारी दिखेंगी। तो आपको अब देख के एग्जैक्ट लग रहा होगा कि डीपीएसपी का मतलब क्या है। मतलब जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसमें राज्य के नेतृत्व तक तो खुद ऑटोमेटिक क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। आर्टिकल 42 बात करता है प्रेगनेंसी के बारे में, है ना, प्रेगनेंसी के बारे में आर्टिकल 42। तो ये सिंपल सी बात, प्रेगनेंसी मतलब किससे, प्रसूति को लेकर, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसको लेकर महिलाएं क्या कर सकती, छुट्टी ले सकती, लीव ले सकती हैं। ठीक है, छुट्टी ले सकती हैं, जो आपको छुट्टी दिखती है गवर्नमेंट में अगर जॉब करती हैं और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। इस बात को याद रखिएगा, इनकी छुट्टी का प्रावधान सरकारी संघ प्राइवेट दोनों संस्थाओं में, सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं में, इसके अंतर्गत जो कि इस पे कानून भी बनाया संसद ने, तो इसके अंतर्गत वो लीव ले सकती हैं। ये लीव कितने हफ्तों का, कोई भी महिला जो है प्रेगनेंसी के, अगर वो प्रेग्नेंट है तो कितने हफ्तों का
छुट्टी ले सकती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो कितने हफ्तों की छुट्टी ले सकती है, ताकि और भी बच्चे इस चीज को जाएं, कमेंट बॉक्स देखें और समझें, ठीक है, कि कितने हफ्ते की वो छुट्टी ले सकती हैं। आर्टिकल 43 आपका बोलता है मिनिमम वेज के बारे में। आर्टिकल 43 मिनिमम वेज मतलब न्यूनतम, कम से कम आपकी न्यूनतम वेतन होना चाहिए जिससे किसी की जीविका चल सके। तो गवर्नमेंट को ये भी टारगेट करना चाहिए कि हर महंगाई आने के बाद, मतलब जब महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम सैलरी क्या हो जिससे लोगों का रोजगार चल सके। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अभी गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि अगर कोई चपरासी की नौकरी पे भी है या सबसे न्यूनतम पोस्ट पे भी है तो उसकी मिनिमम सैलरी कम से कम 18,000 रुपये रखे जाए आज की महंगाई के अकॉर्डिंग देखते हुए, तभी जाके अपनी जीविका चला पाएगा, अन्यथा वो चीजें हो नहीं पाएंगी। तो ये चीजें हैं। तो ये बात कर रहा है आर्टिकल 43 में। तो आपका ये चीज खत्म होता है, आपका ये पूरा जो मैंने ट्रिक बताया यहां से लेके यहां तक। आर्टिकल 43 के बाद बताया आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बोलता है आपका समान नागरिक संहिता, है ना। समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए कानून क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये चीज है, लेकिन इस पे अभी कोई कानून नहीं बन पाया है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं इनमें ही मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, और समान कानून को लागू होने के खिलाफ जो मुस्लिम अगेंस्ट में वो नहीं चाहते हैं कि उनके कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर जो कानून इस पे बनता है तो इस्लाम के अगेंस्ट में होगा। तो अगर समान कानून होता है तो फिर सबको पता चले कि जो वो 4 शादियां करते हैं उनको एक शादी करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे कई सारे मैटर हैं, इसकी वजह से ये इसके अगेंस्ट में रहते हैं, इस वजह से ये बिल काफी समय से पेंडिंग में है। इसके पास हो जाने के बाद ये होगा कि अगर कोई कानून आपका किसी हिंदू पे लागू हो रहा है तो वही कानून मुस्लिम पे भी लागू हो रहा है होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और ये जो देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया का कोई धर्म नहीं है और ये सारे धर्म को सद्भाव के नजरिए से देखता है। इट मीन्स जब इसका कोई धर्म नहीं है तो यहाँ पे एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि अभी पास नहीं हुआ है और देखिए कब तक पास होता है। तो आपको ये 44 बात करता है। 45 आर्टिकल 45 बात करता है आपका एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। ये शिक्षा गवर्नमेंट यहाँ ट्राई करेगी कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, 6 साल तक के बच्चे हैं उनको हम कैसे शिक्षा प्रोवाइड करें, है ना। जो प्ले ग्रुप स्कूल वगैरह देख रहे होंगे, ये ठीक है प्राइवेट और पे है, लेकिन अब ग्रेजुअल ये गवर्नमेंट में भी आ रहे हैं प्ले ग्रुप वगैरह जो कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आपके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, 86वें, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब जोड़ा गया था, 2002 में। इसी के संग संग इसी अमेंडमेंट ने 21 क को जोड़ा, जो पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 21 क में क्या है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे का, 14 साल तक के बच्चे का निशुल्क, है ना, निशुल्क शिक्षा, ये बात आपको दी गई है इसमें। और इसी ने 86 ने ही आपका एक चीज और ऐड किया। वो क्या ऐड किया कि आपका 51 क के अंतर्गत एक चीज ऐड किया कि जो इसकी 11 वाली ड्यूटी है मौलिक कर्तव्य, इसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य में आपकी 11 ड्यूटी है, तो जो 11 वाली ड्यूटी इसमें पेरेंट्स को ड्यूटी दी गई है, पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, 45, 21 का और 51 का 11 वाला ड्यूटी, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इन तीनों को कौन लेकर आया, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में आप फिट करके रखिएगा। अब आते हैं आर्टिकल 46 में। 46 का 6, इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 6 का आप लेंगे एस। एस मतलब क्या होता है, SC ST, ठीक है, ST SC। तो 46 को इंग्लिश में 46 का लेंगे 6 को इंग्लिश में बोलते हैं 6 का लेंगे एस मीन्स ST SC,
इनके लिए सरकार क्या करेगी, ये देखेगी कि इनको आर्थिक और शिक्षा के तौर पे, ठीक है, शिक्षा के तौर पे क्या किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। ओके, अब बात करते हैं 47 की। 47, चूंकि हमें आजादी मिली 1947 में, 1947 में आजादी मिली, तो जो हमारे युवा थे वो बहुत खुश हो गए, युवा बहुत खुश हो गए, तो ये दारू पीने लगे खुशी के मारे, नशीली चीजें, ड्रग्स, जो अभी चल रहा है बॉलीवुड में कि लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो युवा हैं और वो काफी अनएक्सपीरियंस्ड है और हम उन्हें ही हीरो मानते हैं, तो ये चीज हटाना पड़ेगा अब हमें। तो इसी तरीके से आजादी के समय जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो वो आजादी पा गए, तो खुशी के मारे पागल हो गए, तो वहां एक्सपीरियंस स्पॉन्सर आए गांधी जी, इनको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, तो वो आगे समझाने लगे कि बेटा ये आजादी बड़ी मुश्किलों से मिली है और कितने लोगों ने खून पसीने बहाए हैं, कितने लोगों ने जान बहाए हैं। इसी वजह से यहाँ पे दिमाग लगाया गया है कि जो आपके दारू हैं, ड्रग्स हैं, नशीली चीजें, इसको क्या किया जाए, बैन कर दिया जाए, प्रतिबंध कर दिया जाए। तो ये कौन सा आर्टिकल आपको बताता है, 47। इसको कैसे याद करेंगे, 1947 जब देश आजाद हुआ था, तो युवा आजादी के चक्कर में पागल हो गए थे, वो एकदम नशेड़ी टाइप के हो गए थे, ठीक है, क्योंकि नई नई आजादी वो नहीं पचा पाते जिसको फ्री फैंड का पाए हुए, जैसे हम लोग अभी क्या है कि जो देश के लिए कुर्बान हो गए वो तो चले गए, लेकिन हम उस पे उनकी आजादी पे ही अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब आता है 48। 48 का आप एट याद करेंगे, एट का जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ऐसा सिंबल पहले जो गाय होती थी, काऊ होती थी, उसके कान पे बनाया जाता था, इसको बोलते हैं अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, ठीक है, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी का निशान, ठीक है। 48 में 8 का ये सिंबल याद करेंगे, चिन्ह है ना, चिन्ह याद करेंगे, ये चिन्ह कहाँ पहले के टाइम पे अब नहीं बनाया जाता है, पहले के टाइम पे उसके कान पे बनाए जाते हैं अष्टकर्णी, क्योंकि हम उसको काऊ का एक पर्यायवाची अष्टकर्णी भी होता है, उसे अष्टकर्णी भी बोलते हैं, तो ये सिंबल बनाए जाते थे। तो काऊ एक दुधारू पशु है, तो यहाँ पे क्या है, हर वो पशु, ठीक है, हर वो पशु जिसका अर्थव्यवस्था को लेके, है ना, अर्थव्यवस्था को लेके क्या है, एक उपयोगिता है, उपयोगिता है, उस पशुओं को लेकर सरकार क्या करेगी, उसकी समृद्धि के लिए कदम उठाएगी, समृद्धि के लिए कदम उठाएगी। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा काऊ को काटने पे क्या है, बैन है, प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी ये चलता रहता है, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं आर्टिकल 49 पे। आर्टिकल 49 क्या बोलता है, आर्टिकल 49 का याद रखेंगे 9, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 9, और 9 से आप याद करेंगे क्या, साइन, है ना, साइन मतलब क्या होता है, चमक, क्या चमक रहा है, आपके जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल आपको चमकता है, दूर से दिखाई देता है, आप ट्रेन से भी जाएं यमुना नदी किनारे से तो आपको ये सारी चीजें दिखती रहती हैं, तो ताजमहल चूंकि चमकता है, साइन करता है बिकॉज ऑफ द 9, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये क्या आपका एक राष्ट्रीय धरोहर है, तो गवर्नमेंट की यहाँ जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय धरोहर को बचाए और उसके बचाने के लिए वो कदम उठाए। अब आते हैं 50 पे, तो 50 से आप याद कर सकते हैं 50-50, है ना, किसी चीज को आधे आधे में बांट देना, मतलब पृथक, ठीक है, पृथक की करण कर देना, करण कर देना, मतलब आधे आधे में बांट देना। तो यहाँ पे क्या किसको दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 50-50 मतलब कि जो कार्यपालिका का कार्य है वो कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी, और जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करेगी, न्यायपालिका करेगी, ठीक है। तो न्यायपालिका का जो कार्य है न्यायपालिका करेगी, और जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका करेगी, और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका क्या करेगी, जो हस्तक्षेप आपको नहीं करेगी, ये चीज 50 बताता है। अब आते हैं आपका 51 पे, ठीक है, आपका आते हैं 51 पे। 51, 51 हमें पता है कि शुभ चीज माना जाता है, हम कई जगह न्योता के तौर पे यही शादीशुदा में जाते हैं तो वहां पे हम 51 रुपए या इस तरीके से 51 रुपए का चढ़ावा देते हैं। तो शुभ कब होगा, जब गवर्नमेंट शांति बनाने का प्रयास करेगी, है ना,
शांति बनाने के लिए प्रयास करेगी। तो वो शांति कब बनेगी? जब गवर्नमेंट केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचेगी, तभी जाके शांति बनेगी। तो जो आर्टिकल 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है, कि वो अपने पड़ोसी देशों से बड़े अच्छे संबंध बनाकर रखें, मगर ऐसा हो नहीं पाता है पाकिस्तान की वजह से। इसके संग संग विश्व के अन्य देशों से भी हम जो अपने संबंध है काफी अच्छे से बनाकर रखें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज है। तो आपका 36 से 51 चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। उसके संग संग आपसे कई बार पूछ देता है कि गांधीवादी जो आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, उदारवादी कौन से हैं, ठीक है। और उसके संग संग आपको पूछ देता है उदारवादी के संग संग कि आपको समाजवादी जो डीपीएसपी है कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समाजवादी, जो समाजवादी विचारधारा को बढ़ाते हैं, मतलब कि समाज में जो भी हम करना है हमें समाज के लिए करना है। तो वो कौन कौन से हैं आपके? 38 है ना, 39, 39 ए, 39 बी, फिर 41, आपका 42, 43 और 47, ठीक है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगे। फिर गांधीवादी विचारधारा ये आपकी है 40, 43, 43 बी, ओके, 46 और आपके बाद 48, ओके। तो ये चीज क्या है आपकी, इसमें 46 के बाद आपका आई थिंक 47 भी आता है, 47, ओके, और 48, ये आपकी गांधीवादी विचारधारा है। तो ये चीज है। ऑलरेडी किसमें क्या है, मैं 36 से लेके 51 तक चला हूं, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना खुद से कि अच्छा इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें क्या बताया था। ये तभी होगा जब आप एक बार इसको फिर से चीजों को रिपीट करेंगे और समझेंगे। उसके बाद आगे आता है उदारवादी। उदारवादी डीपीएसपी कौन कौन से हैं? तो वो आपका है 44, ओके, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51, ये चीज, ओके। ये चीज आपके पूछता रहता है। और इसमें कुछ ये फैक्ट सब बता रहा हूं मैं, आप कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, ये आपको तथ्य बता रहा हूं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं जो कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं, तंग कर देते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। अब कई बार प्रश्न ये आ जाते हैं कि जो अलग अलग संवैधानिक संशोधन कितने हुए हैं इसमें। तो आपका एक हुआ 42वां, 44वां, 86 संवैधानिक संशोधन हुआ। उसके संग संग इसमें जो हुआ आपका एक हुआ 97। कितने संवैधानिक संशोधन हुए अभी तक डीपीएसपी में? 4 हुए, ठीक है। तो 42 में क्या ऐड किया गया? 42 में आपका ऐड किया गया 39, 39 ए, ठीक है। फिर उसके बाद 43 ए और 48 ए, ये इसमें ऐड किया गया। 44 वाले में, 44वें संशोधन में ये आपका आया 1976 में, ये आया 1978 में। इसमें आर्टिकल 38 के 38 का जो मैटर था पहले कुछ और था, जिसके अंदर विषय वस्तु थी कुछ और थी, ठीक है, विषय वस्तु कुछ और थी, उसको चेंज करके कुछ और कर दिया गया। तो ये चेंजिंग कब की गई? 44वें के द्वारा। 86 में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 2002 में आया है ना, 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन। इसके अंतर्गत 21 क, 45 और 51 क के अंतर्गत जो 11 वाली ड्यूटी है ये तय की गई कि पेरेंट्स पढ़ाएंगे उसको। 21 क में 14 से लेके 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, और यहाँ पे 45 में अंतर क्या है? 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद 97 वाला आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आर्टिकल है, वो है 43 बी। 43 बी ये बोलता है सहकारी समिति के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी। समिति के बारे में,
समिति के बारे में। सरकारी समिति होती क्या है? सहकारी, यहाँ सरकारी नहीं है, सहकारी, ठीक है। सहकारी मतलब लोग आपस में एकजुट होकर किसी कार्य के लिए कुछ संस्था बनाते हैं, उसको सहकारी समिति बोलते हैं। तो ये आर्टिकल 43B डील करता है और उसका एक अलग से चैप्टर भी है, तो उसको हम जैसे जैसे समय आएगा तो हम देखेंगे। ये चीज एक प्रश्न पूछता है, तो ये भी मैंने करवा दिया। उसके बाद कई बार पूछ देता है आपसे, कई बार आपसे पूछता है कि इसे किस देश से लिया गया है, डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को किस देश से लिया गया है, उस देश का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके संग संग और क्या चीजें आपसे पूछता है, ठीक है, इसके संग संग आपसे ये पूछेगा कि क्या केवल जो आपकी डीपीएसपी है जिसमें इसकी पॉलिसी को दे रखा है कि हाँ आपको यही करना है, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यही ड्यूटी है कि जो 36 से 51 तक दिए हैं, इसको छोड़ के और भी कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जिसपे सरकार को ध्यान देना है? ओके, तो बिल्कुल है। आपकी जैसे मातृभाषा में शिक्षा देना है ना। फिर SC ST की अन्य समस्याओं को क्या करना है, जो उनकी अन्य समस्याएं हैं, रिजर्वेशन या अन्य मुद्दे, उसको लेके डील करना, ये सारी बातें। उसके बाद आपका आता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। ये आपको कहाँ दी गई है? डीपीएसपी से बाहर दिया गया है। तो जो इसमें ST SC की अन्य सेवाओं को लेकर इनके जो अधिकार हैं, अन्य सेवाओं को लेकर जो इनके अधिकार है उसके बारे में डील करता है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये आपका एक होमवर्क है कि मातृभाषा में शिक्षा आपको कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ओके, ST SC जो है सेवाओं के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, और हिंदी भाषा का विकास ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ये बेसिकली आपके 4 जो है होमवर्क है, और इसको आप करिए और करके इसको सर्च करके कि ये कौन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि और भी बच्चे जान चुके। और उसके बाद मुझे चूंकि ऑलरेडी याद है कि मैंने आपको क्या क्या टास्क दिया है और इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे, तो महारिवीजन सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कमेंट बॉक्स से कौन से बच्चे अवेयर हैं और कौन से बच्चे अवेयर नहीं हैं। इसके बाद इसमें आपको केवल दो केस याद रखने हैं, चंपाकम, चंपाकम, ठीक है, चंपाकम, 2 राई राजन मामला, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नेतृत्व तत्व हैं, डीपीएसपी ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के सहायक है। मतलब यहां पे सुपीरियर कौन है? फंडामेंटल राइट्स, ओके, ये चीज है। और उसके बाद आगे आपका आता है गोपालन केस, AK गोपालन केस, ठीक है, केस। इसमें क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स, सॉरी गोपालन नहीं है, गोलकनाथ केस है। गोपालन 1951 में आया था, ये आपको 1974 के आसपास आया था। गोलकनाथ है ना, गोलकनाथ केस से भी आपके प्रश्न आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके लगभग 35-40 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो उसको हम देखते चलेंगे। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स आपके ये क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, इस बात को याद रखना है। ये जो आपके जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक दूसरे के सहायक हैं, वो अपने आप में बराबर हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए हल्का सा कहीं पे फंडामेंटल राइट को इग्नोर करना पड़ता है, ये चीज है। लेकिन इसका कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे से सुपीरियर हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, दोनों अपने आप में क्या है, बराबर हैं।
और दोनों अपने आप में एक बराबर वैल्यू रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स का एक अपना अस्तित्व है और उसके संग संग आपका डीपीएसपी का एक अपना अस्तित्व है। और ये आपका डीपीएसपी के लेक्चर हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका जो मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य के संग संग ही हम प्रस्तावना को भी कंप्लीट कर देंगे। ओके ओके गाइस, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये आपका दिया गया है भाग 4 क में, और इसमें सिर्फ एक मात्र आर्टिकल है 51 क। 51 क जिसमें टोटल आपके कर्तव्य दिए गए हैं जो नागरिकों को मानना है ना। आपके यहाँ पे कर्तव्य दिए गए हैं, नागरिकों को मानना है। इनका जो टोटल नंबर है ये आपका है 11। इस बात को याद रखना है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय ये अस्तित्व में क्या था, नहीं था। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में आपका जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया। जिस कमेटी की सिफारिश पे ये जोड़ा गया, कई बार आपसे वो भी प्रश्न पूछता है स्वर्ण सिंह, कमेटी की सिफारिश पे, ठीक है, इनकी सिफारिश पे जोड़ा गया। प्लस कई बार ये भी पूछ देता है कि किस देश से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका रसिया से। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें इतने से ही प्रश्न बनता है, प्लस जो अगला प्रश्न बनता है ये इसके अलग अलग ड्यूटीज है। तो जो 11 ड्यूटीज को हम देखते चल रहे हैं। पहला ये होता है कि जब आपको देश के संविधान प्लस इसके जो राष्ट्रीय ध्वज है, इन सब की क्या करना है, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना है ना, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ओके, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना है। सेकेंड थिंग, आप कैसे याद करेंगे राष्ट्रीय ध्वज? संविधान की रक्षा आप तब कर पाएंगे जब आप आजादी के इतिहास को जानेंगे। ये तभी कर पाएंगे, पहला पॉइंट, जब आप दूसरे पॉइंट को समझेंगे, मतलब आजादी के इतिहास को जान पाएंगे। आजादी के इतिहास को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब राष्ट्रीय आंदोलन को आप समझ जाएंगे तब आप समझेंगे कि इन्होंने लड़ाई क्यों की थी, ये क्यों चाहते थे भारत को एक अखंड भारत बनाना, भारत की संप्रभुता को एक संप्रभुता बनाना, मतलब जो स्वयं में प्रभु हो, भारत के ऊपर किसी का डिसीजन ना हो, और भारत की एकता को बनाए रखना। तो अगर आप जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे आपको तीसरा वाला पॉइंट समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, राष्ट्रीय एकता प्लस अखंडता प्लस इसकी गरिमा को बचाए रखना, ठीक है, ताकि जब भी ये अगर बात हम समझते रहेंगे, जब भी राष्ट्र की रक्षा की बात आएगी, राष्ट्र की रक्षा की बात आएगी, तो उसमें हम भागीदारी दे सकते हैं। राष्ट्र सेवा की बात आएगी, तो उसमें हम अपनी भागीदारिता दे सकते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब ये सब सारी चीजें होंगी तो जो पांचवा इसका है ड्यूटी, वो है कि ये इतनी बातों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा, मैं केवल याद करने के तरीके को बता रहा हूं, इतनी बातों का ज्ञान हो जाएगा तो राष्ट्र की सेवा के लिए जब जाएंगे तो वहां केवल हिंदू ही नहीं जाएंगे, मुस्लिम भी जाएंगे, सिख जाएंगे, ईसाई जाएंगे, सारे धर्मों के जाएंगे। इट मीन्स क्या बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर वो बॉर्डर पे ऐसी जगह पे जाएंगे तो जो फिर आपको महिलाओं के भी सम्मान बढ़ेंगी, क्योंकि महिलाएं भी कुछ ना कुछ देश की रक्षा में पार्टिसिपेशन करती हैं। ठीक है, देश की रक्षा में पार्टिसिपेशन करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे भाईचारा बढ़ेगा, स्त्री का जो भेदभाव वो कम होगा। तो कुल मिला के लोगों के बीच क्या होगा, भेदभाव आपका कम होगा। ये चीज आपको इस तरीके से चीजें याद रखनी है। उसके बाद छठवां जो इसमें है, इसमें जो सांस्कृतिक गौरवशाला वाली जो संस्कृति है,
संस्कृति है उसे हमें बचा के रखना है। ये हर नागरिक का दायित्व है। अगर भारत के लोग हैं तो भारत के लोगों में बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ठीक है, ये आज से नहीं है, ये भारत की सभ्यता में पिछले 5000 वर्षों से है। तो ये संस्कृति हमें बचा के रखना है। अगर ये संस्कृति जो बोलते हैं अतिथि देवो, ठीक है, देवो भव, मतलब अतिथि जो होता है, जो हमारे घर आता है, वो देवता के समान होता है, भगवान के समान होता है। ये कॉन्सेप्ट हम रखते हैं तो हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम मारपीट नहीं करते हैं, हम भाईचारा बना के रखते हैं। और वो जो अतिथि है, वो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हम उसे सम्मान देते हैं। तो इससे ये पता चलता है, अगर ये संस्कार सारे भारतीय रखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड में किसी भी कोने से कोई भी लोग आए, इंडिया उनके लिए रहने के लिए सबसे क्या है, रहने के लिए बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस है। ठीक है, ये बात समझ में आती है अगर इस संस्कारों को बचा के रखते हैं। तो इसके महत्व को आप समझ गए होंगे। और उसके बाद अब जो 7वीं इसकी ड्यूटी आती है कि इसके संग संग आपको जो है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, पर्यावरण बचा के रखना है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम केवल लोगों की ही रक्षा नहीं करते हैं, लोगों को ही देवता तुल्य नहीं मानते हैं, हम जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनको भी देवता तुल्य मानते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी ऐसी संस्कृति है कि हर देवी देवता के संग किसी न किसी पेड़ पौधे को हमने अटैच किया है और वो पूजनीय है, इस तरीके से। अब इसमें जो आपकी 8वीं ड्यूटी आती है, आठवीं जो ड्यूटी आती है कि आपको इस तरीके से लोगों को शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा देना है, एजुकेशन देना है बेसिकली यहाँ पे लोगों को, कि वो एजुकेशन तर्क वितर्क वाला हो। तर्क वितर्क वाला मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो। ओके, प्लस ये मानववादी हो, मतलब मानवता के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मतलब हम तर्क वितर्क हर चीजों में लगाएं, ज्ञान हम ऐसे दें। इतिहास भी दे रहे हैं तो इतिहास ऐसे ना दे कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक डेट रह जाए कि अकबर कब पैदा हुआ था, औरंगजेब ने कब किसको मारा, और महाराणा प्रताप कब पैदा हुए थे। इस तरीके से हमें इतिहास नहीं पढ़ना है। इतिहास को भी इस तरीके से पढ़ना है कि वो मानवतावाद में कन्वर्ट हो जाए, कि पास्ट में अगर हमने वॉर किया, युद्ध किया, वॉर मतलब युद्ध किया, ठीक है, युद्ध का परिणाम क्या हुआ, लोग मरे, किसी को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, सब केवल नुकसान ही नुकसान में ठहर गए। लड़े तो फायदे के लिए, लेकिन हो क्या गया, नुकसान। तो ये सीख क्या देता है, इतिहास देता है। तो इसको उस दृष्टि से पढ़ना है कि हमें इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ज्ञान को पढ़ना है कि उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तर्क वितर्क हो। ये पढ़ रहे हैं तो क्यों है, इसके पढ़ने के बाद क्या हमें ज्ञान प्राप्त होगा और इसकी उपयोगिता क्या होगी, जिससे हम समाज के लिए एक बेटर सोसाइटी बना सकें। तो ये आपको डील करता है। जो इसको 8वां कर्तव्य है कि जो हमारा ज्ञान होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे होना चाहिए और मानवतावादी होना चाहिए, उस तरीके की शिक्षा हम देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगला देता है कि 9वां बोलता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, प्लस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा आपको करना है, प्लस हिंसा नहीं करना है ना, हिंसा में पार्टिसिपेशन नहीं करना है। ये आपको 9th वाला बताता है। कहीं पे सपोज दैट जैसे कई बार आप कर्नाटक या तमिलनाडु में देखते होंगे कि पानी को लेके विवाद हो गया, तो लोग दोनों राज्य आपस में झगड़ने बैठते हैं। हुआ नेचुरल प्रॉपर्टी मतलब प्राकृतिक संपदा को लेके, पानी की कमी है उधर, तो अब उसको लेके झगड़ने के चक्कर में पता हुआ कि उन्होंने बस फूंक दिया। तो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी, आपने भैया बस फूंक दिया, फिर अगली बार आप रोड पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आप खुद ब खुद परेशान होंगे। ठीक है, आपको दिया गया था एम्बुलेंस, किसी गांव देहात में कोई हॉस्पिटल था, उसको एक एम्बुलेंस दिया गया, तो वही एक एम्बुलेंस थी जिससे मरीजों को ढोया जाता था या मरीज वहां तक पहुंचते थे। तो कभी ऐसा हुआ कि हाँ उस पर कोई पेशेंट मर गया, तो मरने के चक्कर में लोगों ने हॉस्पिटल और एम्बुलेंस दोनों फूंक दिया। अब फूंक दिया, जो इलाज होना था वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ग्रेजुअल ही चीजें दे पाती है। देने का मतलब वो कहां से देगी, आपके पैसों से देगी।
आप टैक्स देंगे तभी वो देगी। और हम सबको पता है कि हम टैक्स में एक नंबर की चोरी करते हैं, टैक्स हम देना नहीं चाहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी हम नष्ट कर रहे हैं ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, किसी की नहीं है, ठीक है, ये हमारी खुद की है, हमारे पैसों की, तो इसकी रक्षा करना है। और हमें किसी भी तरीके की हिंसा में पार्टिसिपेट नहीं करना है कि कोई सार्वजनिक सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहा है, मतलब हमारी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। हमें खुद भी रुकना है और दूसरे को भी रोकना है, ठीक है। इसके संग संग आपका हमें ऐसे चीज को बढ़ावा देना है, दसवां व्यक्तिगत व्यक्तिगत और कोई सामूहिक सामूहिक समूह जो समाज के लिए अच्छा कार्य करे, है ना, उसको हमें क्या करना, बढ़ावा देना है। और 11 वाली ड्यूटी मैंने रिलेट करके पहले ही बताया, 21 के संग और 45 के संग ये कब जोड़ा गया था, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसमें एजुकेशन में बात की गई है, यहाँ पे बात की गई 21 क में 6 से 14 साल के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा। यहाँ पे 6 वर्ष के बच्चे की शिक्षा कैसे होगी, सरकार इस पे विचार विमर्श करेगी। यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आप लोग अपने बच्चे को भेजिए ताकि वो एजुकेटेड हो सके, ठीक है। तो इसी के संग संग आपका जो है मौलिक कर्तव्य वाला चैप्टर खत्म होता है। एक बार जाकर आप इसको नोट्स में अपने देख लीजिएगा, किताब से एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसके संग संग अब जो अगली चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है आपका प्रियम्बल। इसको बोलते हैं प्रस्तावना हिंदी में। बेसिकली यहाँ पे हम प्रस्तावना लाइन टू लाइन रटने वाले नहीं हैं, हमें यहाँ पे प्रस्तावना का मतलब समझना है, ठीक है, कि प्रस्तावना है क्या और इसमें हम क्या क्या चीजें समझेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रस्तावना में, सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। यहां से आपका प्रश्न क्या बनेगा पहली बात तो इसका अर्थ क्या है, दूसरी बात ये कहां से लिया गया है ना, कहां से लिया गया है। और तीसरी चीज ये बताता है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान आखिर बना कैसे है। तो अर्थ मतलब क्या है, इसका अर्थ कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हमने संविधान बनाया, तो क्या एग्जैक्ट 1947 में 1947 में हमारे दादा परदादा विधानसभा में जाकर बैठे थे संविधान बनाने के लिए? आंसर इज नो, नहीं बैठे थे। उस समय एक एक्ट हुआ करता था 1947 का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नियम 1947। ये कब तक चला, जब तक आपका जो भारतीय ये संविधान जब तक लागू नहीं हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 तक ये चला, जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो गया। और उसके बाद ये एक्ट नष्ट हो गया। ये आपका सबूत कहां देता है, आर्टिकल 395 को जाकर खोल लीजिएगा, आपको इसका जिक्र मिलेगा कि ये कब से कब तक लागू था, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू ही जो आप पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनाया विधानसभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना। तो विधानसभा ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। इसको किसने बनाया? अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने बनाया।
अब इसके पीछे चलेंगे कैबिनेट मिशन प्लान, ये वो, तो वो एक हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ ये समझना है कि अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया, इस एक्ट के थ्रू विधानसभा बना, और विधानसभा के थ्रू यहाँ पे वही प्रतिनिधित्व थे, जो उस समय के लीडर चाहते थे, है ना। चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे मुस्लिम लीग के रहे हों, तो मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना एंड उनकी टीम, और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस और उनकी टीम इसके पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें सारे वर्गों को समाहित किया गया है, केवल एक गांधी जी को छोड़ के। इसमें हर धर्म के लोग थे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हम भारत के लोग नहीं थे। तो यहाँ पे हम भारत के लोगों का तात्पर्य है कि हमने बनाया तो देश का संविधान, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप में नहीं बनाया, प्रत्यक्ष रूप में नहीं बनाया। हमने कैसे बनाया? अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं गए थे, अप्रत्यक्ष रूप में बनाया। इसी वजह से इंडिया में आप देखेंगे कि जो इसकी लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रत्यक्ष रूप में हमने पार्टिसिपेट किया नहीं, हमने अप्रत्यक्ष रूप में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे नेता थे, उन्होंने ही संविधान को बनाया, हमारे दादा परदादा नहीं गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर संविधान के स्रोत में आपको पूछे, यहां पे आपने अर्थ समझा, इसके अकॉर्डिंग संविधान के स्रोत में पूछे, अगर ये पूछ दे प्रश्न में कि इसका प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, तो वो है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और पूछे अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। तो ये कौन है? हम भारत के लोग, भारत के लोग, ठीक है। और उसके संग संग इसमें एक चीज और पूछ दी जाती है आगे कि राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति किसमें समाहित है? स्रोत में। वो है फिर यही चीज, हम भारत के लोग यहां पे, लेकिन यहां पे हो जाता है कानूनी शक्ति, क्योंकि संविधान को हमने ऐसा बना दिया कि ये अपने आप में रन करेगी, ये खुद ब खुद चलेगी, ये एक लिविंग क्वांटिटी की तरह चलेगी। तो कानूनी शक्ति किसमें समाहित है? अगर ये प्रश्न में आपके पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा? संविधान खुद अपने आप में ही ये, इसमें कानूनी शक्ति समाहित है। ओके, ये बात हो गई। ये पूछ देगा कहां से लिया गया है ये चीज, तो हम भारत के लोग लिया गया है अमेरिका से। उसमें लिखा है हम अमेरिका के लोग, और इंडिया वाले में लिखा है हम भारत के लोग। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो विद द पीपल ऑफ इंडिया, और वहां पे लिखा गया है विद द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपने यहां पे इसका मतलब समझा। थोड़ा सा 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं इसमें इंक भर लेता हूं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे इसमें कई सारी टर्मोलॉजी है, उसके अर्थों को पूछता है। सबसे पहले इसमें आता है आपका प्रभुत्व। प्रभुत्व आप जाके इसको पढ़िए, देश के संविधान के प्रस्तावना को, प्रभुत्व इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो स्वयं का प्रभु हो, जो स्वयं का प्रभु हो उसे बोलते हैं प्रभुत्व। और वो अपने आप में क्या रखता है?
संप्रभुता, संप्रभुता, अपने आप में संप्रभु है, ठीक है। इट मीन्स विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हमने जो संविधान बनाया है भारत देश के लिए, तो भारत अपने आप में, भारत क्या है, एक संप्रभुत्व, प्रभुत्व देश है, देश है। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या किसी भी देश के संग की गई संधि को मानने से यस भी बोल सकता है या नो भी बोल सकता है। इट मीन्स ये अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है। ये चीज है यहां पे संप्रभुत्व का मतलब। इसके बाद आगे आता है आपका दूसरा जो टर्म है, समाजवादी, है ना। तो हमारा जो समाज है वो समाजवादी है। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, आर्थिक व्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की। हमने आर्थिक व्यवस्था में बेसिकली दो टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है समाजवादी, समाजवादी, और दूसरी होती है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी। तो ये बेसिकली जो यूएसए और इंग्लैंड जैसे कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री, उसमें फॉलो होता है। और ये चाइना प्लस रसिया जैसे कंट्री में, है ना, रसिया जैसे कंट्री में यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वही डिसाइड करेगी कि क्या किस चीज का ये पैदावार करना है, प्रोडक्शन करना है। वो चीजें जो थिंग्स हैं, जो सामान है, वो कैसे बटेंगी, लोगों में कैसे जाएंगी, मतलब सारे डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में होती है। इसको बोलते हैं आपको समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में आपको जो प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कंपनी है, निजी व्यक्ति हैं, सारा डिसीजन उनका होता है। वो डिसीजन लेते हैं, चीजें क्या चलेंगी। गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का काम होता है। वो नियम कायदे कानून ही बनाती है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है। तो जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय ये था कि हम देश को समाजवादी अर्थव्यवस्था में रखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रखें। तो उस समय चाहे जो समाजवादी थे, इसके अपने अच्छाइयां और बुराइयां थी, पूंजीवादी थे जो अच्छाइयां बुराइयां थी। तो चूंकि हम इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हमने कुछ अच्छाइयां इसकी ली और कुछ अच्छाइयां इसकी ली, और दोनों को लेकर हमने क्या बना लिया, मिश्रित अर्थ व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, व्यवस्था, ओके। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ कार्य जो है गवर्नमेंट करेगी, कुछ कार्य प्राइवेट निजी व्यक्ति करेंगे। इस तरह से हमारी जो है अर्थव्यवस्था चलेगी। और चूंकि अभी वर्तमान समय के अकॉर्डिंग हम ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे रेल वगैरह ये सब क्या है, हल्के हल्के प्राइवेटाइजेशन के दौर में आ रहे हैं, और कई सारी कंपनियां भी आ रही हैं, ठीक है। तो ना तो हम पूंजीवादी हैं, ना ही हम आपके समाजवादी हैं। इसके बाद इसमें जो अगला टर्मोलॉजी आता है आपका पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर। हमारा देश जो है, हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, मगर भारत सारे धर्मों को सद्भाव से देखता है ना, मतलब सद्भाव से देखता है, उनको सम्मान देता है, उनको पनपने का, पलने का मौका देता है इंडिया में। इसका ये मतलब है पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष मतलब कि भारत एक ऐसा देश है
जिसका कोई खुद का धर्म नहीं है मगर ये सारे धर्म के लोगों को एक सद्भाव के नजरिए से देखता है, उनको बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके धर्म में बहुत अच्छाइयां हैं तो वेलकम टू इंडिया और आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, बिकॉज इंडिया हैव नो रिलीजन, इंडिया का कोई खुद में अपना धर्म नहीं है। अब चलते हैं इसके चौथे पॉइंट पे, जो इसकी चौथी शब्दावली है और सबसे इंपॉर्टेंट की शब्दावली है, लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोक मतलब क्या? लोग। तंत्र मतलब क्या? इनका ही नियम चलेगा, तो जो लोगों का नियम चलेगा उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है, कुछ भी करती है, वो उसमें लोगों की विचारधाराओं को समाहित करके, गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो लोगों की विचारधारा के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इसमें लोगों की विचारधाराओं को देखेगा, लेकिन उसके संग संग आपके लिटरेसी रेट भी देखता है, विचारधाराओं को देखता है, डिसीजन लेता है, लेकिन उसके संग संग शिक्षा को भी देखता है कि वो कितने शिक्षित है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और प्रतिनिधित्व में उसको चुनते हैं जिसको लगता है कि ये काबिल है, ये लेके चल देगा, तो यही चीज है, उसके अकॉर्डिंग वो जो डिसीजन लेगा उसी को हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी पॉलिसी बनेगा जनता के लिए बनेगा, जनता के द्वारा बनेगा और जनता का ही होगा, लोकतंत्र का यहाँ पे ये मतलब है। और आगे आता है गण राज्य। गण मतलब फिर से क्या? लोग। राज्य मतलब क्या होगा? इनका शासन चलेगा, है ना। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो भी हेड होगा, इसके हेड वाले पोस्ट पे, जैसे पीएम, सीएम, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति, जो भी बनेगा वो लोगों के बीच से ही आएगा। वो लोग मतलब गण के बीच से ही आएगा, लोगों के बीच से ही आएगा। ऐसा नहीं कोई राजा है तो उसकी संतान ही बैठेगी, जैसा इंग्लैंड में होता है आपके हेड के पोस्ट पे, और ऐसा नहीं होगा। इंडिया में जो लोग हैं वही आपके सीएम, पीएम और जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं उस पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है जो भी सुपीरियर बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठेगा, वो कौन होगा? गणराज्य, मतलब लोगों के बीच से ही जाएगा और उसी का शासन आपको चलेगा, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुना गया है। ये चीज है यहाँ पे गणराज्य का मतलब। आगे जो चीज यहाँ पे दी गई है कि आपको न्याय के बारे में बताया गया है, जो अगली शब्दावली है न्याय। प्रस्तावना हमें 3 तरीके के न्याय के बारे में बताती है। एक तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, लोगों को सामाजिक तौर पे बराबर करना है, रंग के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोग आर्थिक मोर्चे पे मजबूत हों, लोगों को समान चीजें मिले, ऐसा नहीं कि एक को मिल रहा है दूसरा भूखे मर रहा है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और लोग राजनीतिक तौर पे भी मजबूत हों, लेकिन लोगों को खुद की अभिव्यक्ति की आजादी हो, है ना, अभिव्यक्ति की आजादी हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने शब्द देखे, मतलब देखें आपके प्रभुत्व शब्द देखें, समाजवादी शब्द देखें, है ना, फिर उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द देखें, है ना, उसके बाद आपका हमने क्या देखा? लोकतंत्र देखा और ये गणराज्य देखा। तो जो 5 टर्म है आपका प्रभुत्व, है ना, फिर आपके बाद समाजवाद देखा हमने, उसके बाद हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को देखा, या पंथ निरपेक्ष भी इसको बोलते हैं, निरपेक्ष। हमने गणराज्य देखा, प्लस लोकतंत्र के बारे में समझा, लोकतंत्र, है ना, ये क्या क्या होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये 5 शब्द आपको बताते हैं कि संविधान का नेचर कैसा है। नेचर कैसा है मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, ये संविधान है कैसा, ये देश कैसा है, इंडिया देश कैसा है। तो इंडिया देश अपने आप में संप्रभुत्व है, खुद के डिसीजन लेने में सक्षम है। हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था ली है जिसमें मिश्रित है, पूंजीवादी भी चलते, प्राइवेट को भी हमने मौका दिया है, गवर्नमेंट भी अपने तरीके से कार्य करती है।
धर्मनिरपेक्ष में भारत का कोई धर्म नहीं है, हम सारे धर्मों को समान नजर से देखते हैं। गणराज्य मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, संवैधानिक पदवी पे बैठेगा, वो लोगों के बीच से ही बैठेगा। लोकतंत्र मतलब जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, कानून होगी, जो भी पद्धति चलेगी, वो लोगों के विचारधाराओं के अकॉर्डिंग चलेगी, उनके अनुरूप चलेगी, ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट में हो। उसके बाद जो ये छठवां टर्म है आपका, यहां से आपका संविधान का क्या स्टार्ट होता है, उद्देश्य, है ना। इस बात को याद आपको रखना है। तो अब संविधान की प्रकृति को हमने समझ लिया, अब संविधान का उद्देश्य क्या क्या है। संविधान, ठीक है, इंडिया इस तरीके का होगा, उसका ऐसा कैरेक्टर होगा, लेकिन वो कैरेक्टर, अगर मैंने अपना कैरेक्टर एज अ टीचर डेवलप करना है, मैंने अपनी प्रकृति एज अ टीचर डेवलप करनी है, तो मेरा कुछ टारगेट होगा कि मैं ऊपर सुबह उठ के 6 घंटे पढूं, मैं इस चीज पे प्रिपरेशन करके आऊं, तभी मैं एक बेटर टीचर बन पाऊंगा। ये कमियां निकालनी पड़ेगी, वो चीज। तो हमने इसकी नेचर को समझ लिया। ऐसा नेचर हमने क्यों बनाया है, क्योंकि इसका कुछ उद्देश्य भी है। उस उद्देश्य में न्याय को हमने देखा, लोगों को न्याय कैसे मिलनी चाहिए, सामाजिक तौर पे किसी भी तरीके से लोग पिछड़े ना हो, आपस में बराबर हो, आर्थिक तौर पे मजबूती हो और राजनीतिक तौर पे मजबूती हो। ठीक है, ये चीज देखा। अब इसमें जो 7वां टर्म आता है, वो आता है, वो भी आपका उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने इसकी प्रकृति को देख लिया। 7वां टर्म आता है आपका स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता के बारे में बोलता है। स्वतंत्रता में आपको विचार की स्वतंत्रता बोलता है कि लोगों के जो विचार हैं, चाहे वो धर्म का विचार हो, चाहे महिला का विचार हो, चाहे बच्चे का विचार हो, चाहे बुजुर्ग का विचार हो, चाहे कोई पर्यावरण को बचाने के लिए हो, चाहे राजनीतिक विचार हो, आपको विचार की स्वतंत्रता है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको विचार की स्वतंत्रता है, आपको विचार वो प्रकट कर सकते हैं। इसके संग संग वो विचार देने के संग संग वो अभिव्यक्ति की भी आजादी देता है। हमने विचार सोचने की आजादी दे दी, लेकिन सोचने के संग संग उसको एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं दी, तो वो आजादी किसी मतलब का नहीं है। हमने आपको सोचने की आजादी दी कि आप इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनो, बनो, उसके लिए सोचने का मौका दिया, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए मैं आपको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दे रहा हूं। आप सोच रहे हो कि मैं किताब लेके पढ़ूं, तो मैं उसको मौका ही नहीं दे रहा हूं, तो फिर वो गलत है। तो अभिव्यक्ति मतलब क्या कि आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बोलने वाला बोल के करेगा, जो अगर गूंगा बहरा है वो इशारों में बात करके करेगा, लेकिन सबको आजादी दी गई कि आप अपने विचारों को कैसे प्रकट करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, इसके संग संग आगे ये जो बोलता है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी आपको मिली, तो आपको खुद पे क्या होगा, एक विश्वास होगा। तो भारत का संविधान ये चाहता है कि हर आदमी खुद पे विश्वास करे। जब वो खुद पे विश्वास करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा और समाज के लिए कुछ बेटर कर पाएगा। इसके संग संग उसको धर्म की आजादी भी देता है और उपासना की भी आजादी देता है। उपासना मतलब अपने तरीके से उस धर्म को मान सकते हैं। अगर आप 5 टाइम का नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने तरीके से, मैं एज अ जनेऊ धारू ब्राह्मण बनना चाहता हूं तो अपने तरीके से, सबके अपने अपने उपासना करने के तरीके होते हैं। तो इस सारे स्वतंत्रता को भारत का संविधान आपको देता है। इसके बाद जो 8वीं आपका आता है उद्देश्य, इसका मतलब 8वें नंबर इसकी टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है समता। समता में 2 चीज देता है, एक तो प्रतिष्ठा। भारत का संविधान कहता है कि सारे लोगों में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मतलब कोई किसी को अपमानित ना करे, सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। लोग क्या हैं, बराबर हैं, इक्वालिटी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोगों को हमें अवसर देना है। अवसर किसके लिए देना है, कैरियर बनाने के लिए। ठीक है, अपने व्यक्तित्व को बनाने का अवसर देना है, जॉब को पाने का अवसर देना है, जितने भी अवसर है, ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। हर तरीके के अवसर को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, उस क्रम में इंडिया को समृद्ध करना है। तो समता का मतलब यहाँ पे ये चीज है। अब इसके अगले टर्मोलॉजी की तरफ चलते हैं। इसका जो अगला टर्मोलॉजी है, कि अगली जो टर्मोलॉजी है वो बात करता है व्यक्ति के गरिमा के बारे में। व्यक्ति की गरिमा के बारे में, किसी भी व्यक्ति की गरिमा तभी बनी रहेगी जब राष्ट्र की एकता, अखंडता बची रहे। एकता,
अखंडता बची रहे, तभी जाके उस व्यक्ति की गरिमा बची रहेगी। और ये एक दूसरे के संपूरक हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी भी देश में अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस करता है तो उस देश के लिए वो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और वहीं पे अगर कोई राष्ट्र अपने आप में सुरक्षित महसूस करता है तो वहां के लोग अपने आप में काफी गौरवान्वित आपको महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये बातें दी गई हैं। फिर ये आपका उद्देश्य हो गया। और आगे जो आपसे इसमें प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना में क्या कभी संशोधन हुआ? संशोधन हुआ तो कितनी बार हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, वो था आपका धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवाद दी, और उसके बाद आपका आता है इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता, ग्रिटी। इसको एक बार हिंदी में चेक कर लीजिएगा, इसको अखंडता कहते हैं। 3 शब्द आपको जोड़े गए थे। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे। एक प्रश्न आपको ये पूछता है, ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या जो आपका एक तो इसके जो शब्दावलियां उसके मतलब को पूछता है, प्लस ये जो संविधान है वो कब स्वीकारा गया? 26 नवंबर 1949 को इस डेट में स्वीकारा गया। यह भी आपको प्रस्तावना से पता चलती है। उसी के चलते हम लोग इस डेट में संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं या कानून दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके संग संग ये तो हो गया ये वाला प्रश्न, और उसके संग संग आपको ये भी पूछता है, जो इसका आखिरी प्रश्न है जो इससे बनते हैं, वो ये पूछता है कि कौन से केस में कहा गया था कि जो भारत का ये प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है, और कौन से केस में कहा गया था ये अंग नहीं है। तो जो सबसे पहला जो केस है जिसमें बोला गया था कि ये संविधान का अंग नहीं है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके संग संग दूसरा वो केस जिसमें बोला गया था कि संविधान का अंग है। सबसे पहला है बेरूबरी, बेरूबरी यूनियन का केस, हिंदी में भी इसको बेरूबरी बोलते हैं। इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। वहीं पे आपका आया कौन सा? केशवा नंद भारती केस। इसमें क्या बोला कि अंग है ना, अंग है। तो प्रस्तावना से बेसिकली इतने ही प्रश्न बनते हैं, और जो इसके मेजोरिटी ऑफ प्रश्न बनते हैं इसके अर्थ से, जो ऑलरेडी मैंने एक एक शब्दों को तोड़ के बताया इसका मतलब क्या है, वहां से एक पूछता है। दूसरा आपसे पूछता है कि इसमें कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके संग संग उस संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द मैंने वहां बता दिए, उनका हिंदी में भी अर्थ मैंने आपको बताया है काफी डिटेल से। उसके संग संग अगला जो पूछता है, ये पूछता है कि कौन से केस में कहा गया था कि प्रस्तावना भारत का अंग नहीं है, और कौन से केस में कहा गया है कि ये अंग है। ये भी चीज मैंने बता दी है, और इससे ज्यादा इसमें कोई प्रश्न बनता नहीं है। और उस तरीके से भी प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं एक ही प्रश्न निकलते हैं, और वो भी प्रश्न मतलब 2 ही 3 प्रश्न इस चैप्टर से निकलते हैं। तो आपको मुश्किल से इसके प्रश्न 4 साल 5 साल पे एक बार देखने को मिल जाए, अन्यथा इसके प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। और उस तरीके से भी कोई भी स्टूडेंट जब भी प्रस्तावना पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके एमसीक्यू को डायरेक्ट सॉल्व कर ले, तब भी इसके प्रश्नों को कर सकता है।
तो आज के महारिविजन सीरीज में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।